तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि इविल डीमन आकर वांग हाओ के साथ फाइट करने लगता है उसे गुस्सा दिलाते हुए, पर बाद में पता लग रहा था कि वो तो बस वांग हाओ का स्ट्रेंथ चेक कर रहा है, जिसे जानने के बाद वांग हाओ को भी अजीब लगता है कि आखिर वो उसकी हेल्प किस बात के लिए कर रहा है। पर इस बार भी जाते जाते वो इविल डीमन अपने साथ मुयंग को ले गया था। वैसे इस न्यू एपिसोड में और भी कुछ इंटरेस्टिंग है कि सबके कॉस्ट्यूम चेंज हो चुके हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वांग हाओ की पूरी टीम स्पिरिट वर्ल्ड में पहुंच चुकी थी, जिसे देखने के बाद तो छोटू ड्रैगन इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली वो अपने घर वापस आ गया। वैसे स्पिरिट वर्ल्ड में इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा था कि म्याओ हान उस ऑरा को एब्जॉर्ब करने लगती है और देखते ही देखते ब्रेक थ्रू कर चुकी थी, और उसको देखने के बाद बाकी सब भी धीरे धीरे उस ऑरा को एब्जॉर्ब कर ब्रेक थ्रू करने लगते हैं। जहाँ जाओशन को करता हुआ देखकर टायरिच सोचता है कि मैं क्यों पीछे रहूं, अब बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लेता हूँ। सब लोग ब्रेक थ्रू कर रहे थे पर वांग हाओ ब्रेक थ्रू नहीं करता। ये देख के टायरिच पूछ रहा था कि आखिर तुमने ब्रेक थ्रू क्यों नहीं किया, तो वांग हाओ कहता है कि पता नहीं, उसने तो ऑरा एब्जॉर्ब किया था। जिसे सुनने के बाद याओ याओ कहती है कि वांग हाओ ब्रदर, आप तो इतने बड़े जीनियस है, फिर आप कैसे रह गए? इतने इंटरेस्टिंग प्लेस जहाँ पर चारों तरफ स्पिरिचुअल पावर है, आप ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए। तो ये सुनने के बाद म्याओ हान सबको बताती है कि शायद वांग हाओ की बॉडी को आदत लगी हुई है लोअर वर्ल्ड में ब्रेक थ्रू करने की। तो ये सुनने के बाद जाओशन वांग हाओ को मेडिसिन देने आ रहा था, पर तभी वहाँ उनके एल्डर आते हुए कहते हैं कि वांग हाओ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसे मेडिसिन की जरूरत नहीं है, बस ये ऑरा उसके लिए काफी नहीं था ब्रेक थ्रू करने के लिए। वैसे वो सभी वहाँ उस एल्डर लुओ को देखकर काफी ज्यादा चौंक गए थे, पर वांग हाओ के पूछने पर एल्डर लुओ बताते हैं कि वो अंकल जाओ के कहने पे यहाँ है। वो वैसे भी वांग हाओ का वेट कर रहे थे, उन्हें पता था वांग हाओ आएगा, और फिर वो कहते हैं कि जैसा मैं चाहता था तुमने वैसा ही किया, तुमने मुझे निराश नहीं किया। वांग हाओ को समझ नहीं आता कि आखिर एल्डर लुओ किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो एल्डर लुओ बताना स्टार्ट करते हैं कि 20 साल पहले डोनशिंग पवेलियन काफी ज्यादा फेमस हुआ करता था। उनके सेक्ट में लोग तो काफी ज्यादा कम थे, लेकिन इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि कोई भी जल्दी उनसे पंगा नहीं लेता। पर धीरे धीरे सेक्ट के लोग अपने अपने रास्ते निकल गए और वो सेक्ट बिखर के रह गया। पर अब जब तुम डोनशिंग पवेलियन में वापस आ गए हो, ये फिर से ग्रो कर सकता है, हम लोग फिर से अपने सेक्ट को ऊपर ले जाएंगे। और ये बोलकर एल्डर उनके सामने घुटने टेक देते हैं। वांग हाओ को ये देख के काफी ज्यादा अजीब लगता है, तो वो उन्हें उठाने की कोशिश कर रहा था, पर एल्डर लुओ बताते हैं कि अंकल जाओ ने कहा था कि अब से हमारा एक टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता है। जिस वक्त से तुमने स्पिरिट वर्ल्ड में कदम रखा है, तब से तुम डोनशिंग पवेलियन के एक सक्सेसर हो, यानी कि अब मुझे डोनशिंग पवेलियन में एंट्री लेने के लिए तुम्हारा स्टूडेंट बनना होगा। इसलिए आज से और अभी से वांग हाओ एल्डर लुओ का टीचर है, जो उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज उसे डोनशिंग पवेलियन में एंट्री दो। वैसे ये देखने के बाद तो सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है, और वांग हाओ समझ गया था कि किस वजह से मास्टर ने उसे डोनशिंग पवेलियन का नाम यूज करने को कहा था, क्योंकि वो असल में डोनशिंग पवेलियन का ही एक मेंबर है, क्योंकि उसके फादर डोनशिंग पवेलियन के एल्डर थे। तो यहाँ वांग हाओ तो रेडी हो जाता है मास्टर को एंट्री देने के लिए, पर तभी टायरिच पीछे से आते हुए कहता है कि अगर तुम्हें इस सेक्ट में एंट्री लेनी है ना, तो कुछ पैसे देने पड़ेंगे, जैसा कि स्टार्टिंग में एल्डर लुओ ने इनके साथ किया था, क्योंकि अब उनका सेक्ट स्पिरिट वर्ल्ड में जो पहुंच गया है तो काफी नामी दामी सेक्ट बन गया है। अब यहाँ ज्वाइन करने के लिए कुछ तो चार्ज देना पड़ेगा ना। वैसे टायरिच के इस इंटरेस्टिंग से खेल में हमारा छोटू ड्रैगन भी जोर शोर से शामिल हो जाता है कि हाँ हाँ पैसे निकालो। वैसे वांग हाओ भी कुछ कम नहीं था, वो भी कहता है कि हाँ अगर ज्वाइन करना है तो पैसे तो देने पड़ेंगे। मास्टर को सोचता हुआ देखकर टायरिच वांग हाओ को लेके वहाँ से जाने वाला था, पर मास्टर उन्हें रोककर कुछ पैसे दे देते हैं। इस थोड़े से पैसे को देखने के बाद टायरिच कहता है कि ये तो काफी नहीं है, इतने पैसों में तो बस तुम्हें सेक्ट के बॉर्डर पे खड़े होने का मौका मिलेगा, सेक्ट के अंदर आने के लिए तुम्हें और ज्यादा देना पड़ेगा। वांग हाओ को भी उसका साथ देते हुए देखकर एल्डर लुओ नाराज होते हुए कहते हैं कि तुम सब पत्थर दिल इंसान, ये लो जितने भी है मेरे पास सारे रख लो। और ये बोलकर वो अपने पास से कीमती ट्रेजर्स निकालकर उन्हें देने लगते हैं, जिसे देखकर तो वो सभी इतना ज्यादा शौक थे कि इस बुड्ढे के पास इतना खजाना छुपा हुआ है। तो सारा खजाना निकालने के बाद ओल्ड मैन कहते हैं कि क्या अब इतना पैसा काफी है इस बूढ़े को सताने के बाद? ये मेरी सारी जीवन भर की पूंजी है। जिसे देखने के बाद टायरिच कहता है हाँ इतना तो काफी है, अब तुम सेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। और फिर वो जोर से अनाउंसमेंट करता है कि आज से एल्डर लुओ उनके सेक्ट के फर्स्ट स्टूडेंट है। तो एल्डर लुओ काफी ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि अब जब अगर मैं फर्स्ट स्टूडेंट हूँ तो तुम सब मुझे अपना सीनियर ब्रदर तो कह ही सकते हो ना, तो अब जल्दी से मुझे सीनियर ब्रदर बोलो। पर टायरिच कहता है कि लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, रुको मैं आपकी गलतफहमी दूर करता हूँ, मैं यहाँ का कोई स्टूडेंट नहीं हूँ, बल्कि मैं यहाँ का लेफ्ट प्रोटेक्टर हूँ। और फिर पीछे से जाओशन कहता है कि मैं यहाँ का राइट प्रोटेक्टर हूँ। पीछे से म्याओ हान खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि मैं वांग हाओ की बॉडीगार्ड हूँ। और वो डीमन रियल्म के चाचा भतीजा खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं कि हम डोनशिंग पवेलियन के दोस्त हैं, अपने सेक्ट को रिप्रेजेंट करते हुए हम दोस्ती निभाने आए हैं। वो मास्क वुमन भी खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि मैं भी सोल्ड कार्ड से हूँ और मैं भी इनकी दोस्त हूँ। ये सुनने के बाद तो एल्डर लुओ शॉक हो ही रहे थे कि पीछे से याओ याओ आकर वांग हाओ का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे
खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि मैं वांग हाओ की सबसे क्लोज फ्रेंड हूँ। तभी छोरो ड्रैगन सामने आते हुए कहता है कि हाँ, पहली बार देखी ऐसी दोस्त जो बहुत ज्यादा चिपकती है। ये सुनने के बाद तो याओ याओ भड़कते हुए उसके पीछे पड़ जाती है उसे पीटने के लिए। वैसे सबका इंट्रोडक्शन सुनने के बाद एल्डर लियो कहते हैं तो इसका मतलब यही वजह है मेरा पहला स्टूडेंट बनने की और सबसे लोएस्ट पोजीशन पे होने की। पर वांग हाओ इस पे कहता है कि मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, अगर आप रहना चाहते हैं तो रहिए वरना चले जाइए। बेचारे एल्डर, अब उन्हें रहना तो था तो मुंह बना लेते हैं। इसके बाद वांग हाओ सबको बता रहा था कि अब जब प्रोटेक्टिंग टावर टूट गया है तो इसका मतलब 4 कॉन्टिनेंट में कभी भी अटैक हो सकता है और इस बारे में सिर्फ उन्हें ही पता है, मतलब किसी को खतरे का एहसास नहीं है, तो उन्हें कुछ न कुछ करना होगा। अब उनके पास सिर्फ 3 साल है। इन 3 सालों में उन्हें फिर से इस 4 कॉन्टिनेंट को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है कि कोई भी इस पे अटैक ना कर पाए। उन्हें बैलेंस बनाना होगा। वैसे एल्डर लियो वांग हाओ के लिए काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। वांग हाओ की बातें सुनने के बाद एल्डर लियो वांग हाओ से कहते हैं कि 4 कॉन्टिनेंट को वो खबर पहुंचा देंगे। तो इस बात पे होली कल्ट की वो एल्डर उसे अपना टोकन देते हुए कहती है कि आप ये जाकर मेरे सेक्ट को दिखा देना, तो 3 साल तक हमें जिस भी चीज की जरूरत होगी वो हमें प्रोवाइड करते रहेंगे। तो वो टोकन लेने के बाद वांग हाओ ने ऑर्डर देता है कि जल्दी जाओ, लेट मत करना। तो एल्डर लियो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ वांग हाओ सबको कहता है कि 3 साल बाद वो फिर से फाइट करेंगे, तो तब तक खुद को स्ट्रॉन्ग कर लो। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में उस इविल डीमन को दिखाया जाता है जो कुछ लोगों को पकड़ के मार रहा था, क्योंकि उसने उन्हें लोअर वर्ल्ड में भेजा था इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, पर वो खाली हाथ आ गए। जिसपे वो गोल्डन ड्रैगन सेक्ट का स्टूडेंट कहता है कि हमने बहुत छानबीन की, लेकिन हमें पता लगा है कि उस सेक्ट का एक भी इंसान नहीं बचा, बस एक इंसान के बारे में पता लगा है और वो एल्डर लियो के बारे में बताता है। जिसे सुनने के बाद वो इविल डीमन काफी ज्यादा खुश हो गया था, मतलब वो डोंगशेंग पवेलियन के लोगों के बारे में पता करवा रहा है। तो वो उससे पूछता है कि कहाँ मिलेगा उसे वो पर्सन, जिस पे वो लड़का बताता है हानहाई टावर पर। वैसे अब इविल डीमन उसे छोड़ने वाला था, तो ये देखकर वो खुश होते हुए कहता है कि आज से उसका सेक्ट उन्हें सर्व करेगा। तो वो इविल डीमन खुश होकर हानहाई टावर की तरफ चल देता है। नेक्स्ट सीन में हमें वांग हाओ और उसकी टीम को दिखाया जाता है जो तियानजिन सेक्ट जाने वाले थे। तो वांग हाओ एक गेट के आगे पहुंचकर कहता है तो हम पहुंच गए। ताइरिच बताता है कि नहीं, अभी हम तियानशुआन माउंटेन के पीछे हैं, जब उस माउंटेन को क्रॉस करेंगे तब हम वहां पहुंचेंगे। अभी तो हम तियानशुआन सेक्ट पहुंचे हैं और अगर तुम्हें माउंटेन क्रॉस करना है तो तुम्हें तो इस सेक्ट को क्रॉस करना ही पड़ेगा। याओ याओ कहती है कि क्या ये लोग सेक्ट को अलग अलग नहीं बना सकते थे। वैसे वो यहाँ और एक बात कहती है कि यहाँ के लोग काफी ज्यादा नॉर्मल लग रहे हैं, इनके पास कोई एक्स्ट्रा पावर नजर नहीं आ रही। जिसपे ताइरिच बताता है कि हाँ, ये लोग नॉर्मल पीपल है, क्योंकि ये लोग बॉर्डर लाइन पे रहते हैं। जिनके पास कोई पावर नहीं होती वो उसे अंदर जाने नहीं देते। तभी वांग हाओ की नजर वहाँ पर एक गार्ड पे पड़ती है जो एक बुढ़िया को परेशान कर रहा था। तो वांग हाओ से बचाने के लिए आगे निकल जाता है। ताइरिच के रोकने के बाद भी इधर वो ओल्ड लेडी अपने पोते को बचाने के लिए दवाई लेने जाने वाली थी, पर वो गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देते, बल्कि स्वॉर्ड से उस पर अटैक करने वाले थे। पर वांग हाओ आकर उसके स्वॉर्ड को पकड़ लेता है, जिससे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे और वो वांग हाओ को धमकी देते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें मरना है जो तुम तियानशुआन सेक्ट के लोगों को रोक रहे हो। पर वांग हाओ तो उसकी स्वॉर्ड तोड़ देता है, जिसको देख के दूसरा गार्ड भी आगे आ गया था और वो उस बुढ़िया को एक चीपेस्ट टोकन देते हुए कहता है कि इससे तुम्हारे पोते को थोड़ी दवाइयां तो मिल ही जाएगी। वैसे वो ये टोकन देते हुए उसे कुत्ते जैसा ट्रीट करता है। तो ये देख के वांग हाओ अपनी आइस स्वॉर्ड निकाल के दोनों को खत्म कर चुका था, जिसे देख के तो आसपास के लोग इतने ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वांग हाओ काफी गुस्से में कहता है कि अगर तुम लोगों को लोगों जैसा ट्रीट नहीं कर सकते तो तुम्हें कोई हक नहीं है जिंदा रहने का। वैसे वो यहाँ काफी औसम दिख रहा था और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। वीडियो काफी लंबी थी और इंटरेस्टिंग भी। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताना। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए।